नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आज की चर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत पथगामिनी परिवार की ओर से। जैसा कि आज आपको पता है सभी को कि श्री हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यकार, विश्व में व्यंग्य के जनक, व्यंग्य विधा के जनक हरिशंकर परसाई जी की जन्मशती मनाई जा रही है, जिनका जन्म 22 अगस्त को हुआ था 1924 में। खैर, उनके बारे में बात तो आप दोनों अग्रज करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि पटल पर हमारे स्टूडियो में अग्रज हमारे रमेश सैनी जी जुड़े हैं, जो व्यंग्य विधा के जाने माने श्रेष्ठ साहित्यकार हैं और देश राष्ट्र के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं व्यंग्य विधा के। प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और हमारे अग्रज डॉक्टर विजय तिवारी किसले जी जबलपुर से। हालांकि आप दोनों अग्रज जबलपुर से ही हैं, मध्य प्रदेश से ही हैं, और हरिशंकर परसाई जी भी मध्य प्रदेश से ही थे। तो अग्रज हमारे विजय तिवारी किसले जी भैया हमारे राष्ट्रीय सलाहकार पथगामिनी के। इस वार्ता में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है आज, क्योंकि बिना आपके ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नहीं जा सकती थी। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस चर्चा में, वार्ता में आप दोनों अग्रज का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत पथगामिनी परिवार की ओर से। थोड़ा सा मैं बता दूं अग्रज हमारे रमेश सैनी जी के बारे में, और मुझे आपकी जीवन के बारे में जानकर हैरानी हुई कि आप हिंदी के इतने बड़े व्यंग्य विधा के साहित्यकार हैं, और हैं आप विज्ञान से स्नातक, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान से स्नातकोत्तर। क्या विडंबना है कि साइंस साइड के, और आप जो है हिंदी में इतना अपना परचम फहरा रहे हैं व्यंग्य विधा में। लगभग 45 वर्षों से आपने व्यंग्य, कहानी और कविताओं का देश की सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं जैसे सारिका, माधुरी, इंडिया टुडे, कादम्बिनी, नवनीत, बागर्थ, कथा देश, कादम्बरी, साक्षात्कार, मायापुरी, नई गुदगुदी, व्यंग्य यात्रा, आसपास, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, भास्कर, यानी कोई भी पत्र पत्रिका छूटी नहीं है जिसमें कि आपकी व्यंग्य की कहानियां, व्यंग्य आधारित कहानियां प्रकाशित न होती हों। मधुरिमा, सद्भावना और आप दूरदर्शन, आकाशवाणी केंद्रों में रचनाओं का पाठ तथा व्यंग्य कहानी के विभिन्न विषयों पर विमर्श करते रहे हैं। आप मत, जनपक्ष, आज, ब्लिट्स रविवार में प्रकाशन, भोपाल, दिल्ली, छतरपुर से भागीदारी आपकी रही है हमेशा से। आपके अनेक व्यंग्य संकलनों में रचनाएं संकलित होती रही हैं। जयलोक दैनिक द्वारा 50 वर्ष आयु होने पर जन्मदिन पर केंद्रित विशेषांक प्रकाशित हुए थे। आपकी कृतियां अनगिनत है, मैं गिनाऊंगी तो समय काफी निकलेगा, फिर भी मैं कुछ बोलूंगी। मेरे आसपास, बिन सेटिंग सबसून, बहुत सुंदर व्यंग्य संग्रह है आपका, बिन सेटिंग सबसून, बहुत सुंदर। अंतहीन वापसी, कहानी संग्रह, मेरी प्रतिनिधि व्यंग्य रचनाएं, सब कुछ चलता है, बक्से में कुछ तो है, उपन्यास, व्यंग्य उपन्यास अभी प्रकाशित होने वाली है। सम्मान, आपको कादम्बिनी का व्यंग्य पुरस्कार सम्मान मिला है, व्यंग्य यात्रा सम्मान मिला है, रास बिहारी पांडे सम्मान, व्यंग्य श्री सम्मान, हीरा लघुप्त स्मृति सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्यकार मंच सम्मान, मध्य प्रदेश लघु कथा परिषद का लघु कथा सम्मान, यानी आपको अनगिनत विभिन्न सम्मानों से नवाजा गया है। हमारा सौभाग्य है राष्ट्र के इतने सम्मानित व्यंग्यकार हमारे पटल पर आज उपस्थित है। हालांकि पहले भी आ चुके हैं, लास्ट ईयर भी हम व्यंग्य कहानी के बारे में बातचीत करने के लिए और आपकी कहानियां सुनने के लिए आपको आमंत्रित किया गया था। आप गहमर सम्मानों से पुरस्कृत हैं। ज्योतिरा व फुले सम्मान, गोपाल राम गहमरी स्मृति में गंगेश्वर उपाध्याय कहानी सम्मान, गहमर आदि अनेक सम्मान से आप पुरस्कृत हो चुके हैं। वर्तमान में व्यंग्य को समर्पित व्यंग्यम संस्था, जिसके बारे में सुन चुकी हूँ, द्वारा व्यंग्य पाठ गोष्ठी का आयोजन करते रहते हैं। अनेक साहित्यिक सामाजिक संस्थाओं में आप अध्यक्ष और सचिव के पद पर सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था सर्विस
सिविल इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड की हिंदी पत्रिका प्रयास का 2 वर्षों तक संपादन। इसका विश्व के 60 देशों में प्रचार और प्रसार हुआ है। इसी संस्था के माध्यम से शाहदरा दिल्ली में 2 वर्षों तक कुष्ठ रोगियों के बीच आपने सेवा भी की है। बहुत सुंदर। अनुवाद अनेक रचनाओं का बंगला, पंजाबी एवं नॉर्वेरियन में भी अनुवाद आप कर चुके हैं। रक्षा लेखा विभाग से आप सेवानिवृत्त हैं। आप बेसिकली जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं और आपका सर बहुत बहुत पदगामिनी परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है कि हमारे पटल पर इतने बड़े राष्ट्रीय साहित्यकार आज की व्यंग्य विधा पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं और एक बार कहने के बाद तुरंत आप आ गए। ये हमारा सम्मान है, हमारे पटल का सम्मान है। और खैर हमारे अग्रज भैया के बारे में क्या कहना है, दुनिया जानती है, हमारे पटल के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। तो मैं थोड़ा सा हरिशंकर परसाई पर ज्यादा कुछ नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा बताऊंगी कि आप 24 अगस्त 1924 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ था और मृत्यु देहावसान आपका शायद जबलपुर में हुआ था। और इधर काफी महीने से 1 महीने से जबलपुर में आप लोग इनकी जन्म शताब्दी पर काफी कार्यरत हैं। नाट्य भी हो चुका है, कहानी भी हो रही है, ड्रामा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, काफी कुछ चल रहा है। इसी बीच में भैया का सुझाव था कि क्यों ना हम जन्म शताब्दी पर के उपलक्ष्य में अवसर पर पटल से उनके बारे में समग्र वार्ता करें। तो आपको पता होगा कि व्यंग्य के जनक हैं हरिशंकर परसाई जी और व्यंग्य विधा को मान्यता भी इन्होंने दिलाई है। मुझे याद आता है कि इनकी भेड़े भेड़ियां कहानी मैंने पढ़ी थी और पढ़ाई थी। बहुत सुंदर प्रजातंत्र पर और चुनाव को लेकर बहुत सुंदर व्यंग्य उन्होंने किया है, कटाक्ष किया है। हालांकि बच्चों के स्तर से थोड़ा ऊपर है कहानी, वो हाई स्कूल के कोर्स में है, सीबीएसई बोर्ड में था, अब है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन काफी उच्च स्तर का है, बच्चों के मानसिक स्तर से ऊपर का था थोड़ा, लेकिन है बहुत अच्छी कहानी है। खैर अब मैं आगे ज्यादा न बोलते हुए, समय खराब न करते हुए, मैं श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन करूंगी जो लोग पटल पर जुड़े हुए हैं। 3 या 4 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि आप लोग कमेंट्स मैं देख लेती हूँ कमेंट्स में किसी हाँ जी हाँ, कुसुम सुराना जी जुड़ चुकी हैं, चेतना भारती जी जुड़ चुकी हैं और इस प्रकार से 3-4 लोग जुड़े हैं, लेकिन कमेंट जिनका आएगा उन्हीं को मैं देख पाऊंगी। तो 2 लोगों का कमेंट आया हुआ है, 4 लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इस वार्ता में हमें जानना चाहिए कि हमारे देश के ये बड़े कहानीकार, साहित्यकार, काव्यकार, इन लोगों के बारे में हमें जानना चाहिए और ये लुप्त नहीं होना चाहिए। इसी को सोचते हुए हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम रखा है, कार्यक्रम रखा है। तो भैया अब मैं आगे आपको आज के कार्यक्रम की बागडोर आपके हाथों में सौंपते हुए मैं अपनी जुबान को चुप करती हूँ और आप अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और मैं तो अपना माइक ऑफ करती हूँ। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है भैया, आगे बढ़ाइए। सर्वप्रथम मैं पथगामिनी जो ऑनलाइन पत्रिका है, पटल है, एक पृष्ठ है, ग्रुप है, इसकी ओर से मैं हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो व्यंग्यकार और कहानीकार हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि वो जबलपुर के ही हैं। आदरणीय मेरे अग्रज रमेश सैनी जी, मैं उनका पथगामिनी परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अभी जो हमारी दीदी इस पटल की संस्थापिका, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के बीच में सहभागिता उन्होंने दी है, जो उन्होंने हम लोगों को बताया है, चाहे वो परसाई जी के बारे में बताया हो और चाहे हमारे वरिष्ठ व्यंग्यकार सैनी जी के बारे में बताया गया हो। इससे श्रोताओं को बहुत कुछ परसाई जी के बारे में और सैनी जी के बारे में पता चल गया होगा। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि दीदी के ही अनुरोध पर, दीदी की ही जिज्ञासा और उनका एक विचार था कि इस सदी जो परसाई जी की जन्म शती है, इसमें हम भी एक कार्यक्रम करें। तो व्यंग्य विधा के जनक विश्व प्रसिद्ध स्वर्गीय हरिशंकर परसाई जी की समग्रता पर हमने वार्ता करने के लिए आज का दिन नियत किया है और इसमें हमारे आदरणीय वरिष्ठ व्यंग्य शिल्पी श्री रमेश सैनी जी को आमंत्रित करना था और सहज भाव से उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। पथगामिनी जाली पटल जो दिल्ली गाजियाबाद से है,
इसका एक मोटिव है शब्दों और विचारों की सह यात्रा। निश्चित रूप से करीब 1.25 साल हो रहे हैं जब से इस पटल की स्थापना हुई। नए नए प्रकल्प आ रहे हैं, नई नई बातें हैं। हमारे राष्ट्रीय इसके सम्मेलन हो रहे हैं, प्रांतीय सम्मेलन हो रहे हैं, स्थानीय सम्मेलन हो रहे हैं और अनेक विधाओं पे ये हमारा पटल काम कर रहा है। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हो, और वैसे थोड़ा सा शुरुआत दीदी ने कर दिया है हमारे अग्रज सैनी जी के बारे में, लेकिन मुझे एक अवसर मिला है, मैं जबलपुर के बारे में और हम लोग परसाई जी कहाँ से हैं, हमारे अग्रज रमेश सैनी जी कहाँ से हैं और मैं कहाँ से हूँ, मैं इस विषय में बड़ा मौका मिला है। मैं बताना चाहूंगा जो श्रोता हैं और आप सब लोगों को कि स्वर्गीय हरिशंकर परसाई के नगर जबलपुर के निवासी हमारे सामने बैठे हुए आदरणीय श्री रमेश सैनी जी। आज एक बार पुनः मैं अपने शहर का परिचय देना चाहता हूं कि हम खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है गीत की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान की धरती से हैं। हम विश्व विख्यात महर्षि महेश योगी के शहर से हैं जिन्होंने भावती ध्यान के माध्यम से पूरे विश्व को वैदिक वाङ्मय की संपन्नता की सहज अनुभूति कराई। हम अद्भुत विचारक और चिंतक भगवान रजनीश की नगरी से हैं जिन्हें सारा विश्व ओशो के नाम से जानता है। हम उस साहित्य और संस्कारों वाले नगर से हैं जिसे सर्वोदय संत विनोबा भावे ने संस्कार धानी के नाम से विभूषित किया था। हम उसी नगर से हैं जहां जीवन पर्यंत एक साहित्यकार ने अपनी लेखनी के माध्यम से धर्म, समाज, साहित्य एवं राजनीति की विरूपताओं को इंगित करने के साथ साथ इनके कारण तथा निदान का भी दिशाबोध कराते रहे हैं। वे कोई और नहीं, स्वर्गीय हरिशंकर परसाई ही थे जिनके जन्म शती वर्ष में पूरा देश उनका भावभीना स्मरण कर रहा है। तो ऐसा है हमारा जबलपुर साहित्य संस्कार धानी का। और अब दीदी ने बहुत कुछ बताया, लेकिन मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अग्रज सैनी जी के बारे में कुछ शब्द में बोलूं उनके परिचय के रूप में। तो बाकी तो बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे सैनी जी का जो काव्य संग्रह था अंतहीन वापसी, इससे साहित्य जगत में उन्हें बहुत सराहना प्राप्त हुई थी। इनके द्वारा सृजित कृतियों का प्रकाशन निरंतर जारी है और हो रहा है। संस्कार धानी जबलपुर प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय अनेक सम्मानों, पुरस्कारों एवं उपलब्धियों से सुसज्जित होने के बावजूद इनका जीवन सादा, सरल एवं मिलनसार है। बड़ों का सम्मान एवं अनुजों से स्नेह की प्रवृत्ति ने इन्हें सर्वस्वीकार बनाया है। बाह्य आडंबर से दूर वास्तविकता पर विश्वास करने वाले श्री सैनी जी कहानी मंच एवं व्यंग्यम के संस्थापक सदस्य होने के साथ ही स्थानीय से राष्ट्र स्तरीय अनेक संस्थाओं से संबद्ध हैं। हरिशंकर परसाई जी, ज्ञान रंजन जी, श्री राम ठाकुर दादाजी, पूरे राष्ट्रीय ख्याति लब्ध डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी, डॉक्टर हरीश नवल जी, डॉक्टर रमेश तिवारी जी जैसे दिग्गज साहित्य मनीषियों जैसा प्रभाव इनकी अभिव्यक्ति में दिखाई देता है। मुझ विजय तिवारी किसलय सहित संस्कार धानी के अनगिनत साहित्यिक मित्रों की शुभकामनाएं इनके साथ हैं। ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सबका स्नेह मिलता है, राष्ट्रीय साहित्यकारों का स्नेह मिल रहा है। ऐसे सैनी जी आज हमारे बीच में उपलब्ध हैं, उपस्थित हुए हैं परसाई जी के बारे में बताने के लिए। मैं आप लोगों का करीब 2-3 मिनट का और समय लूंगा। सैनी जी, मैं चाह रहा हूं कि आपकी अभिव्यक्ति, आपसे प्रश्न पूछूं इसके पहले, क्योंकि परसाई जी के ऊपर ये केंद्रित कार्यक्रम है। मैं केवल और केवल परसाई जी के कृतित्व के बारे में, यदि आप लोग सहमति दे तो मैं 2-3 मिनट में इस पे विचार में प्रकाश डालना चाहूंगा उनके कृतित्व के ऊपर। स्वर्गीय हरिशंकर परसाई ने स्वयं लिखा था कि अपने साहित्य लेखन अर्थात 1947 से 1983 तक के विश्वासों को मजबूती से पकड़कर बिना समझौते के मैंने जो सही समझा लिखा है।
जो कुछ मानव विरोधी है उस पर प्रहार किया है, नतीजे भोगे हैं, अभी भोग रहा हूं, आगे भी भोगता जाऊंगा, पर मैं लगातार उसी स्फूर्ति, शक्ति और विश्वास से लिखता जा रहा हूं। ये उन्होंने 1983 के लगभग ये उन्होंने वक्तव्य दिया था। साप्ताहिक समाचार प्रहरी, साहित्यिक संस्था साहित्य संघ, मासिक पत्रिका वसुधा, नवीन दुनिया, जनयुग, परिवर्तन आदि पत्र पत्रिकाओं में बहुल प्रकाशन से के साथ राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में उनके स्तंभों, आलेखों, कहानियों एवं व्यंग्यों ने उन्हें शीर्ष साहित्यकारों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। व्यंग्य श्रेणी में लाकर खड़ा किया है इन्हें। व्यंग्य लेखन का एकमेव श्रेष्ठ साहित्यकार बना दिया। समकालीन हिंदी का शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार होगा जो इनके कृतित्व से प्रभावित नहीं हुआ। इन्होंने जो लिखा है, इनकी परसाई रचनावली 6 भागों में प्रकाशित है। इनका पूरा जो व्यंग्य वाङ्मय और जो लेखन है, समग्र लेखन इनकी रचनावली में 6 भागों में है। तो पहला भाग है उसमें उसके अनुसार उनके वाङ्मय, उनका विवरण, लघु कथात्मक व्यंग्य रचनाएं हैं। जो दूसरा उनका रचनावली है उसमें लघु उपन्यास, दीर्घ कथा, कहानियां एवं लघु कथाएं हैं। तीसरे में ललित, विचार परक तथा पत्रात्मक निबंध आदि इसमें समाहित किए गए हैं। चौथे खंड में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को लक्षित व्यंग्य निबंध हैं, संकलित हैं। और 5वां खंड है, ये खंड एक लोकव्यापी, पूरे देश में इसकी चर्चा होती रही है। इसमें स्तंभ लेखन, सुनो भाई साधु के लगभग 159 से अधिक इनके स्तंभ लेखन में इनके स्तंभ हैं, इनके लेख हैं। इसमें यह माजरा क्या है, लगभग इसमें 78 से भी अधिक इनके जो व्यंग्य हैं और जो स्तंभ में जो उनका लेखन किया गया है। छठवें खंड काफी विस्तृत है, छोटे छोटे पूरा संकलित किया गया है। इसमें इनके लेख, कहानियां, निबंध, पुस्तकों की भूमिकाएं, संपादकीय, आलेख, साक्षात्कार, व्याख्यान एवं उपन्यासांक भी हैं, जिनमें अरस्तु की चिट्ठी, भारत निवासी एक वंशज के नाम है। फिर काल्पनिक भेंट है जिसमें कबीरा खड़ा बाजार में करीब 17 भेंटें उन्होंने इसमें समाहित की हैं। वो है वसुधा पत्रिका के संपादकीय, साहित्य संबंधी चर्चा तथा भाषण आदि हैं। पुस्तकों पर अनेक भूमिकाएं लिखी हैं। उपन्यासांश रिटायर्ड भगवान की आत्मकथा है। कहानी, लघु नाटक, किंचित निबंध, टिप्पणियां, संस्मरण, लेख, भाषण एवं वक्तव्य, पूछिए परसाई से, समाचार पत्र देशबंधु व रायपुर से प्रकाशित स्तंभ था, जिसमें लगभग 195 प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं। इस तरह से इनका ये जो व्यापक, बृहद एवं विहंगम जो परिदृश्य है वो इन्होंने जीवन पर्यंत वो लिखते रहे। और लिखने के बावजूद उनकी एक ऐसी आभा और प्रतिभा थी कि राष्ट्रीय स्तर के सारे साहित्यकार, व्यंग्यकार जबलपुर आगमन उनकी वजह से होता रहा है। और जो आते थे तो हमारी संस्कार धानी भी उससे लाभान्वित होती रही है। तो इस तरह से मैंने परसाई जी के बारे में बताया। अब मैं अग्रज भाई रमेश सैनी जी से उनके व्यंग्य लेखन, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के बारे में मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उनके मुंह से ही, आदरणीय सैनी जी के मुंह से ही मैं सुनना चाहता हूं उनका एक संक्षिप्त परिचय, जो वो बताना चाहें या जो हमसे छूट गया है या जो हम लोगों ने अज्ञानतावश नहीं कह पाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अग्रज रमेश सैनी जी अपने बारे में सभी श्रोता लोगों को और हम लोगों को बताएं। आदरणीय श्री रमेश सैनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। और मैं मंजुला जी और विजय तिवारी जी, हमारे अनुज और पथगामी के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मुझे खुशी तो होती है कि जब मेरा इतना परिचय और विस्तार से जब बातचीत हो रही है अपने बारे में, तो खुशी होती है। कभी कभी महसूस भी होता है कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं तिवारी जी। और तो
चिंता भी होती है कि जो ज्यादा बताया जा रहा है उस तक पहुंचना है। एक बात और है कि जब हम परसाई जी पे बातचीत करते हैं तो एक पूरा परिदृश्य हमारे सामने आ जाता है। जो लोग परसाई जी को पढ़ा है, जिन्होंने परसाई जी से मिले हैं, या जो आज की पीढ़ी जो महसूस कर रही है कि परसाई क्या कोई आदमी था, कोई लेखक था। 100 साल हो गए। मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर एक मंडला शहर है, आदिवासी इलाका, पूरा आदिवासी इलाका है, अभी भी है, अविकसित है। इतनी तरक्की हो गई है, उसके बावजूद भी बहुत कुछ छूट रहा है वहां से, जो उसको मिलना चाहिए था। उस शहर से हूं मैं, और उस शहर से भी नर्मदा जी के उस पार एक महाराजपुर कस्बा है, जो कि मंडला शहर का ही हिस्सा है, वहां से। तो मुझे वो छोटे छोटे चीजें, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे परिवार, गांव के लोग, वो याद आते हैं मुझे। और वो याद इस संदर्भ में आते हैं कि जब मैं परसाई को और परिचय बाकी जो है एजुकेशन का वो सब आपको दे दिया। कि एक छोटी बात जरूर मैं जरूर कहता हूं मैं, कि मुझे पढ़ने और लिखने का जो सरूर आया, वो हमारे एक शिक्षक थे, कवि थे, अच्छे बड़े कवि थे। उस समय उनकी एक किताब भी छप गई थी, शिवकांत शर्मा बागी, वो बीरज के कवि थे। और 61-62 के आसपास की बात थी। तो वो हम लोगों को हिंदी पढ़ाते थे, लेकिन सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ाते थे। 40 मिनट का अगर पीरियड होता था तो 30 मिनट वो कोर्स पढ़ाते थे, और आखिरी 10 मिनट वो कोई एक नई पुस्तक का एक चैप्टर सुनकर बताते थे, पढ़ के। कोई नई किताब आई हो, या कुछ नया घटा हो में, या कुछ हो, तो उसके बारे में रोज का एक काम था। और उससे मुझे उत्सुकता हुई, हमारे कई साथी कि अद्भुत है और कुछ पढ़ना चाहिए मुझे। और जब पढ़ने की इच्छा हुई तो फिर पढ़ने, जो नई पत्रिकाएं हैं वो पढ़ने लगे। वैसे भी वो शहर इतना पिछड़ा था कि 4 तारीख का अखबार 6 तारीख को आता था, जब दुनिया काफी बदल गई थी। पत्रिकाएं, इस हफ्ते की पत्रिका अगले हफ्ते आती थी, किंतु अच्छा लगता था, हमारे लिए नया ही था। तो वो सब नया देखकर जब मैं शेष अपना शिक्षा जबलपुर में आया पढ़ने, तो मैं सीधे ये सब चीजें, बात को थोड़ा सा कम करते हुए मैं सीधे परसाई जी पे आता हूँ। हम परसाई जी की जन्म शती मनाने जा रहे हैं। 22 अगस्त 2023 से उनका 100वां वर्ष चालू हो जाएगा। मात्र 2 दिन बचे हैं, और यह सौभाग्य है कि हम और हमारी पीढ़ी तो उन्हें याद कर रही है, नई पीढ़ी भी बहुत अच्छे से याद कर रही है, और हर तबका याद कर रहा है। मतलब एक लगता है कि परसाई के नाम का एक जुनून फैला हुआ शहर में। अभी कुछ आगरा में आयोजन हुए, दिल्ली में हुए, जयपुर, अनेक परसाई जी की जन्म शती 22 अगस्त से चालू हुए, किंतु आयोजन होने लगे हैं जनवरी 23 से। और हम लोग व्यंग्य को समर्पित एक व्यंग्यधारा समूह चलाते हैं, और व्यंग्यधारा समूह में हमने विगत अनेक वर्षों से अवरोध थोड़ा सा इसमें हुआ था कोरोना काल में। तो 13 दिन तक, 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त 23 अगस्त तक
उनकी रचनाओं का पाठ करते थे, उसमें बातचीत करते थे। और जो व्यंग धारा पूरी तरह व्यंग को समर्पित है, व्यंग के अलावा कुछ नहीं है, और वो भी गद्य व्यंग। तो ये बात तो हुई इसकी। किंतु अब हम जब प्रसाद जी को आज याद कर रहे हैं, वो शिद्दत से याद कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि ये याद हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम मजबूरन याद करना पड़ा, वो लेखक मजबूर कर रहा है आपको याद करने के लिए। हमारे बीच से, हमारे शहर के, हमारे देश के अनेक महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं, उनको भी हम याद करते हैं, किंतु हम एक भाषा के तौर पर, एक रस्म अदायगी के तौर पर उन्हें याद कर लेते कि वो भी बहुत बड़ा लेखक। 2 लेखक हुए हैं इस समय, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद। मैं इसी पीरियड से बात करूंगा कि स्वतंत्रता के पहले मुंशी प्रेमचंद को याद किया जाता है, और स्वतंत्र सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला लेखक हिंदी का अगर है तो प्रेमचंद है, और सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का पढ़ा जाने वाला लेखक है आज हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद बहुत जनता के लेखक थे, छोटे तबके के लेखक थे, कमजोर वर्ग के लेखक थे। उन्होंने उनकी कमजोरियों पर अनेक कहानियां लिखी। वही चीज हम परसाई जी में देखते हैं, जब वो समाज में व्याप्त कमजोर तबकों के लिए बात करते हैं, और जो घट रहा है समाज से, उसको दुष्प्रभाव दिख रहा है, या हम उस चीज से सहमत नहीं है, उसको भी परसाई जी महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद उस पर बात करते हैं। जी 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 सैनी जी, जहां तक मुझे ज्ञात है कि उस समय जब लोगों का साहित्यिक लेखन कविताओं से प्रारंभ होता था, लेकिन आपका झुकाव व्यंग लेखन की ओर हुआ है। इसकी कोई खास वजह है? हम यहाँ से एक बात शुरू करते हैं क्रमशः। हम लोग सभी जानना चाहते हैं कि आप जिस वक्त आपका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या आपका समझ के बाद आपका साहित्य की ओर रुझान हुआ, तो आपने ये व्यंग, जब उस समय हर आदमी कविता से ही शुरू करता था, और आपका झुकाव व्यंग साइड में, व्यंग की तरफ कैसे हुआ, ये बताएं हमें। हम सही कह रहे हैं, मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं, और कभी जभी अब भी कविता लिख लेता हूँ, किंतु अपने मित्रों के बीच पढ़ने के लिए। तो यह बात सही है कि कविता का रास्ता भले बहुत सरल महसूस हो, किंतु उतना ही कठिन है अपने को अभिव्यक्त करने के लिए। किंतु मैं थोड़ा सा अलग मिजाज का था, मुझे कोई चीज गलत पसंद नहीं आती थी। मैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं लड़ जाता था, और कोई अगर गलत कर रहा है उसे भर जाता था, चाहे वो पहचान का हो, बड़ा हो, छोटा हो। तो मुझे कभी भय नहीं रहा किसी भी चीज से। अग्रज जी, आज भी यही आपकी विशेषता है, इसी विशेषता के लिए जाने जाते हैं, सिद्धांतवादी हैं। जी अग्रज जी, बोले। तो मुझे जो ऐसा लगता था कि एक मिनट का एक छोटा सा संस्मरण बता दूं। मैं 7वीं 8वीं में तब, क्योंकि हमारे इधर सब लोग अखाड़े ही आते थे और कोई साधन नहीं था, तो मैं भी अखाड़ा जाता था, देखिए। और एक बार, और हमें नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था, हर काम नदी पार करना था। अगर हम फिल्म जाते थे तो नदी पार करने पे जाते थे। तो एक बार हम लोग फिल्म से लौट रहे थे, पूरे 5-10 लड़के थे, और जब घाट पे आए तो घाट पे उसको पैसा दिए,
उसने 1 पैसा कम दिया, हिसाब गड़बड़ करने लगा। तो मैंने कहा नहीं, पैसा तो पूरा दो। क्या नहीं, अब चल रहा नहीं है। उस वक्त नए पैसे चलते थे, अब तो बहुत लोगों ने देखे नहीं होंगे, नई पीढ़ी ने। नए पैसे चलते थे, पुराने 2 पैसे के 3 पैसे होते थे और वो हमसे 4 पैसे मांग रहा था। हम कह नहीं, अब तो वो, तो उसके साथ जो केवट था बहुत अच्छा हट्टा कट्टा था, हमसे थोड़ा सा बड़ा था। वो क्या कहते हैं कि उसमें तेज से बोल दिया होगा, उसको बुरा लगा होगा, वो आगे लड़ने लगा। तो उस वक्त हमें दारा सिंह की पिक्चरों देखने का बहुत शौक था। बहुत सी उसके जो क्या कहते हैं कि दांव पेच थे, वो मालूम थे। उस दांव पेच से मैंने कहीं 5-7 मिनट तक लड़ाई लड़ी, कुश्ती लड़ी, और उसके बाद बराबरी पे छूटी। लोग कह गया, जब देखा कि पटने वाला है, भाई छोड़ दो, कोई वो बड़ा क्योंकि कहने का मतलब जी मेरे तेवर शुरू से ही कि मैं गलत चीज पसंद नहीं करता हूँ। और यही बात मैं जब कविता में नहीं कह पाता था, उस वक्त प्रेम कविता का दौर था, उम्र प्रेम करने की थी, तो कविता भी मेरी प्रेम से थी। और उस कविता के बाद मुझे लगता था प्रकाशित होती थी, लोग प्रशंसा भी करते थे, उसके बाद भी मुझे कहीं अपने में अधूरापन लगता था कि मैं पूरी बात नहीं कह पा रहा हूँ। और अचानक मैंने एक फिल्म देखी थी, और फिल्म का एक गाना था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, शायद रोटी कपड़ा मकान या तो उस गाने पर मैंने एक व्यंग लिखा, और वो व्यंग को पहली बार फिल्म से संबंधित था। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की एक पत्रिका थी, माधुरी, जिसके संपादक अरविंद कुमार थे, तो उनको भेजा। और मजे की बात ये है कि अगले अंक जब मैं खरीदने गया तो उसमें मेरी रचना देखने गए तो इतनी जल्दी प्रकाशित हुई कि उसका मुझे जो पहले स्वीकृति पत्र आता था वो भी नहीं मिल पाया था। वो छपने के काफी दिन के बाद आया था डॉक्टर। ये बात क्या बात है तो सर। हाँ, तो उससे मुझे इतनी संतुष्टि मिली, इतनी संतुष्टि, मेरा एक रास्ता बन गया। उसके बाद में मैंने बैंक लिखा, बहुत से बैंक लिखे। चलिए, ये तो पता चला कि कुश्ती लड़ने के बाद में और पिक्चर देखने के बाद आप व्यंग्य की तरफ आप आकर्षित हुए। तो इसी क्रम में बिल्कुल ऐसा ही संदर्भित प्रश्न है कि और हम क्या सारे श्रोता भी ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना व्यंग्य लेखन परसाई जी से प्रभावित होकर, परसाई जी से भी प्रभावित हुए होंगे और उनके कारण आपकी ये व्यंग्य विधा, व्यंग्य लेखन और आगे इसने धार पकड़ी है, क्या ऐसा कह सकते हैं हम? नहीं, मैं व्यंग्य तो पहले लिखने लगा था मैं, और किंतु परसाई जी को पढ़ा बहुत था, और पढ़ा पत्रिकाओं में था, पुस्तक नहीं पढ़ी थी। पुस्तक खरीदने लायक हमारे उस वक्त हम जिस गति में थे, जिस वर्ग में हम जी रहे थे, हम दूसरों की तरह अखबार पढ़ते थे और लाइब्रेरी से पुस्तक पढ़ते थे या मित्र दे देते थे। तो मैंने धार्मिक पत्रिका बहुत आराम से पढ़ी है और उसमें उनके व्यंग्य पढ़े हैं, और यह एक संयोग है, मैं आपको बताऊं। उसके बाद मैं जबलपुर आया, जबलपुर में मित्रों से मिला। तो मेरे एक मित्र थे, मैं एमए कर रहा था मनोविज्ञान में, मेरे एक मित्र थे जो बहुत बड़े कहानीकार हैं, शशांक। हम लोग दोनों एक साथ एमए कर रहे थे। तो एक दिन ऐसे बातों बातों में पूछ लिया कि हरिसिंह परसाई जी यार हैं कहाँ के, मुझको नहीं मालूम था, जबकि 4-5 साल हो गए रहते हुए मुझे। तो कहने अरे कि यहीं पे, कहता हूँ मिलना चाहूँ, मैं बिल्कुल मिलेंगे, चलते आने रविवार को। तो हम दोनों रविवार को उनके घर से मिलने गए, और मिलने के बाद मैंने मिलने के पहले मैं आपको बताऊँ बड़ी ईमानदारी से कि उनकी रचनाओं को लाइब्रेरी से और पत्रिकाओं से और पुस्तक से पढ़ के गया था, पूरी तैयारी के साथ गया था। हाँ, क्योंकि अगर वो पूछ लें कि आपने मेरी कौन सी रचना पढ़ी है, तो मैं वहां पे थोड़ा सा
पीछे न पड़ जाऊं। तो मैंने 5-10 रचनाओं के नाम लिए और लेके बात की, तो मतलब तो उन्होंने पूछा नहीं, किंतु मैंने ही मतलब आगे बढ़ के बताया कि नहीं मैंने आपकी वो रचना पढ़ी है, ये चीज है उसमें जैसी बात। तो थोड़ा सा अपने को मतलब प्रेजेंट करने के हिसाब से उनसे बातचीत हुई, वो हुआ। फिर बाद में काफी मिलना जुलना हुआ परसाई जी से। जी दीदी, आप कोई प्रश्न करना चाहेंगी? जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने अपने संघर्ष के दिन भी बताए कि नदी पार करके जाना पड़ता था, और एक संयोग है ये भी, एक व्यंग लिखना, और बचपन में परसाई जी के नजदीक रहे हैं आप। तो मैं थोड़ा सा पहले प्रश्न पूछने से पहले अपने श्रोतागण का नाम लेना चाहूंगी, भी बहुत जरूरी है, लोग सुन रहे हैं। धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी, प्रदीप मिश्र अजनबी जी, देवेंद्र तोमर साहब जुड़े थे, शायद चले गए हैं, कुमार प्रेमिल जी, प्रदीप मिश्र अजनबी जी, और साधना शाही जी, रेणु रॉय जी, और कई लोग जुड़े हुए, 17 लोग करीब जुड़े थे। देव कृष्ण गुप्ता हमारे पटल के ही, प्रदीप श्रीवास्तव जी, और काफी लोग हैं पटल पे उपस्थित। डॉक्टर देवेंद्र तोमर साहब जुड़े हुए हैं, और साथ में प्रदीप मनीषा सहाय जी जुड़ी हुई है, महावीर साहू जी जुड़े हुए हैं, और जबलपुर से भी कई लोग जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश पांडे जी, कुसुम सुराना जी, मुनिंद्र कुमार मिश्र जी, ये भी व्यंग्यकार है, व्यंग्य कहानीकार है, तृप्ति श्रीवास्तव जी, मूलचंद अरोरा जी, और सुरेश तन्मय जी, आदरणीय सुरेश तन्मय जी भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अच्छा लग रहा है कि आप लोग जुड़े हैं और हमारे इस कार्यक्रम को तरजीह दे रहे हैं, आप लोगों को सबको अच्छा लग रहा है। इसके पहले मैं पूछना चाहूंगी अपने अग्रज सैनी जी से कि अपनी कोई पुरानी चर्चित रचना एवं अभी के किसी ताजा तरीन चर्चित रचना के बारे में बताएंगे क्या? कोई पुरानी चर्चित रचना या कोई ताजा तरीन चर्चित रचना, उसके बारे में कुछ इसका जिक्र करना चाहेंगे? हम लोग सुनना चाहेंगे। मैं दोनों रचना बता देता हूँ। एक रचना का अभी हमने संघर्ष दिया, पानी रे पानी। जी जी। हाँ, ये बहुत चर्चित रचना थी, और लोग कभी जब हमारे पुराने मित्र मिलते हैं तो वो इसका नाम लिए ही संबोधन करते हैं, मतलब नमस्कार, चमत्कार। इस जो पुराने मित्र हैं हमारे स्कूल के टाइम किया, उसके बाद किया पानी। दूसरी रचना मेरी जैसे मैं बहुत मतलब अच्छी हूँ, दो, एक है क्रेडिट कार्ड और एक है आलू कैसे छीलें। अरे वाह। आलू कैसे छीलें बहुत बढ़िया रचना। हाँ जी जी, प्रभावित है, हमने भी सुनी है आपसे, बहुत बढ़िया रचना जी। हिंदी थी तो वो रचना को कई लोग मतलब इसका जब बातचीत होती है हमारे बारे में या कुछ बारे में, तो इस पर लोग कहते हैं और मुझे भी खुश होता है कि ये दो रचना बहुत अच्छी हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आलू कैसे छीले, मैं जरूर पढ़ूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि पढूं। क्रेडिट कार्ड जी जरूर पढ़ूंगी, मैं ढूंढ कर पढ़ूंगी, जैसे आपसे मांग कर पढ़ूंगी, जैसे भी पढ़ूंगी। आलू कैसे छीले, जी जी जरूर जरूर। एक से हाँ मैं तो आज एक मैं मतलब आलू कैसे छीले बहुत छोटी रचना है कि कोरोना काल चल रहा है। अच्छा। हाँ, और सब लोग घर के अंदर हैं, पति भी मतलब पति या पिता कहा जाए वो घर के अंदर है, माँ घर के अंदर है, और बेटा जो पढ़ने वाला है वो घर के अंदर है, वो बोर हो रहे हैं। और किंतु माँ बाप बोर नहीं हो रहे हैं, बेटा और वो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। ये बात तो वो लड़का परेशान हो जाता है, क्या कहीं किचन में जा रहा है तो वहाँ आलू उबले रखे रहते, तो कहते हैं कि अब उसको पता नहीं किया। तो वो जो तकनीक है, अलास्का से मोबाइल लेके आता है, अलास्का से पूछता है कि आलू कैसे छीलते हैं जी सतीश अकेला जी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, प्रणाम कह रहे हैं सबको। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। भैया इस क्रम को आप आगे बढ़ाएं प्लीज। जी मैं
और फिर वो कहानी क्योंकि बेटे की दादी नहीं रहती है, तो अलेस्का कहती है कि वो अलेस्का उसको नहीं समझा पाती कि आलू कैसे छिला जाए, माँ को पास समय नहीं है, हैं? तो वो कहती बेटा क्या तुम अपने पापा के पास जाओ और पापा से कहो कि दादी को मालूम है आलू कैसे छीलते हैं, वो तुमको बताएंगे। और बाप बेटा जाता है और वहाँ कहता दादी कहाँ, दादी तो क्या किस लिए चाहिए कि मुझे आलू छीलना सीखना है। जी, आप बहुत रोचक शीर्षक है, बहुत रोचक शीर्षक है। जी, और मैं एक बता दूं बीच में, अगर लाइट बहुत तेज फ्लक्चुएट कर रही है, चली गई तो मैं अंधेरे में हो जाऊंगी, केवल आवाज सुनाई पड़ेगी मुझे, तो इतना सहना पड़ेगा जी, क्योंकि अभी यहाँ पे जब से नए घर में आए इन्वर्टर अभी नहीं लग पाया है, वो ऐसे ही रखा हुआ है किनारे बेचारा, तो लाइट जा सकती है, फ्लक्चुएट कर रही है, तो मैं अंधेरे में चली जाऊं तो भैया अपना कंटिन्यू करिएगा आप। जी, आप क्रमशः कम करिए जी, क्रमशः कंटिन्यू करें जी भैया आगे। आपने अभी सतीश अकेला जी का नाम बताया, वो सतीश अकेला जी जबलपुर भी आए हुए थे और उनका हमारा परिचय हुआ है और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, गजलकार हैं वो। हम लोगों की सबकी बातें वो सुन रहे हैं। हमारे अग्रज सुरेश तन्मय जी लगातार टिप्पणियां दे रहे हैं, भोपाल में है, भोपाल और अलीगढ़ में इनका बस आना जाना लगा रहता है, अलीगढ़ में बेटे के पास में और बिटिया भोपाल में है, तो तन्मय जी उसमें लगे हैं और वो भी ध्यान से सुन रहे हैं। जयप्रकाश पांडे जी जबलपुर से साहित्यकार, व्यंग्य साहित्यकार हैं और हम लोगों के साथी हैं भाई रमेश जी के। धर्मेंद्र तिवारी जी एकदम शुरू से ही जुड़े हुए हैं और साही मैडम भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं बताना चाहूँ, मैं आगे का प्रश्न है, वैसे मैं इसके पहले ये बताना चाहूंगा कि परसाई जी की लघु कथात्मक व्यंग्य रचनाएं बहुत सारी हैं। उनमें से कुछ रचनाएं जैसे एक मध्यम वर्गीय कुत्ता, असुविधा भोगी, सदाचार का ताबीज, राजनीति का बंटवारा, भोला राम का जीव, विकलांग राजनीति की डायरी, दो नाक वाले लोग, अकाल उत्सव, अपने अपने इष्ट देव, हनुमान की रेल यात्रा, एक तृप्त आदमी की कहानी, एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया आदि प्रमुख हैं। इन्हें पढ़कर आपके मन में परसाई जी के मुख्यतः किस प्रकार के लेखन पर ध्यान गया? साथ ही मैं आदरणीय सैनी जी से भी ये जानना चाहूंगा, क्या बात है कि मुंशी प्रेमचंद के बाद, वो बात अभी आपने पहले जरूर बताई लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, कि प्रेमचंद के बाद आम आदमी या पाठकों को परसाई जी का ध्यान आता है, इस पर भी आप बताएं कि आखिर उनमें क्या समानता है या क्या अधिकता है या क्या कमी है, क्या भाषा लेखन है। तो इन सारी चीजों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे आदरणीय रमेश सैनी जी से। जी अग्रज सैनी जी। जी हाँ, आपने सही के कुछ रचनाओं के नाम लिए, थोड़ा सा मैं इसमें संशोधन कर दूं तो आई जी के लिए जिन रचनाओं के नाम लिए हैं वो लघु कथा नहीं है नहीं, मैंने लघु कथात्मक व्यंग्य रचनाएं बोला है। हाँ, तो वो कथा भी नहीं है, उसका फॉर्मेट पूरा व्यंग्य का है और व्यंग्य पे ही हमारी बात है। आप भोलाराम जी को पढ़ें या फिर सुदामा के चावल को पढ़ें या फिर अकाल उत्सव पढ़ें या फिर आप दो नाक वाले पढ़ें या फिर आप क्या कहते हैं कि एक आत्मा को पढ़ें या अति क्रांति कर, ये रचना का साइज एक है, इन रचनाओं का साइज एक है किंतु उसका फॉर्मेट अलग है। कथा का फॉर्मेट अलग है और व्यंग्य का फॉर्मेट अलग, और ये पूरे व्यंग्य और इसी फॉर्मेट की वजह से साहित्यकारों को, जो परसाई जी को कहानीकार कहते थे, उनको व्यंग्य कहना मजबूरी में पड़ता था। ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट किसी और का बनाया हुआ नहीं है, ये फॉर्मेट परसाई जी ने डेवलप किया, विकसित किया चीजें। और एक विषय को किस ढंग से प्रस्तुत किया जाए, ना जो निबंध में है, ना क्या कहते हैं कि कहानी में है, ना एक बड़ी मतलब कविता तो कह नहीं सकती क्योंकि पद्य नहीं है, तो इस फॉर्मेट अलग बना है और इसी फॉर्मेट की वजह से मजबूरन में मैं आपको कहूँ साहित्य में भी, साहित्य के दिग्गजों को भी, और इसीलिए नामवर सिंह ने बोला था कि परसाई जी की रचनाओं को आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए अभी साहित्य में टूल्स नहीं बने। मैं यही बताना चाह रहा था,
मैं सर यही बताना चाह रहा था आपको कि चाहे वो धनंजय वर्मा जी हो, चाहे महावीर हनुमान वर्मा हो, या मलय जी हो, या रामशंकर रामशंकर पांडे जी हो, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जो जो रचनावली के जो है ना, एक संपादक मंडल था, आपने बोला ना मजबूरन वाली बात भी की, उस समय उनके मैंने उसी रचनावली से ये शब्द लिया है कि लघु कथात्मक, यानी लघु कथा के रूप में ये व्यंग्यात्मक रचना है। ये उन लोगों की बात है और मजबूरन उनको व्यंग्य विधा आज मानना पड़ रही है। मैं आपके साथ हूँ इस बात को लेके, लेकिन ये जी 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 आगे बोले सर, आगे बोले। हाँ, नहीं क्या है कि अभी भी लोगों में भ्रम है, अभी भी बातें उठती हैं। तो जी जी जब बातें उठती हैं तो हमारा दायित्व हो जाता है कि हम उस पर अपने स्पष्टीकरण या जो भ्रम है उसको भ्रम को दूर कर देंगे चीजें। मतलब अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग जो व्यंगम का 6 अगस्त को आयोजन हुआ था, उसमें भी एक हमारे जो वक्ता थे उन्होंने बोल दिया था कि व्यंग विधा नहीं है, किंतु उसका तुरंत हमारे आदरणीय उपेंद्र वर्मा जी ने उसका स्पष्टीकरण किया था। तो ये सब बातें, तो इसका इस बात जहां कहीं कुछ थोड़ा सा होता है तो हम लोगों को थोड़ा कूदना पड़ता है, किंतु स्पष्टीकरण के लिए, कोई उससे व्यक्तिगत नहीं है, कोई स्पष्टीकरण। मैं आपको एक चीज बताऊं जी कि जो हम परसाई जी की बात करते हैं, परसाई जी की बात सीधे सीधे आम आदमी की बात होती है, बीच में कहीं कोई एक आदमी नहीं रहता है। वो आम आदमी के जीवन, आम आदमी का उसकी सोचना, उसका तरीका, और वह किस ढंग से जीवन जी रहा है, मजबूरी उसको उससे बात करते हैं। और उनका जो कहना है कि वो बेहतरी के लिए बात करते हैं, इस पर तो मुक्ति बोध ने अलग से बात बोली थी कि ऐसा लेक्चर चाहिए जो बेहतर आदमी बनाने की बात करे। तो परसाई जी आदमी में बेहतर बनाने की बात नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं, परसाई जी परिवर्तन की बात करते हैं, सुधारने की बात नहीं करते हैं। जी परसाई जी उस व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं, जिस व्यवस्था से समाज ग्रसित है, जिस व्यवस्था से आदमी ग्रसित है, उस व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, एक उनकी रचना है जरा वो वाइफ है, बहुत अच्छी रचना, छोटी सी रचना है, मतलब जी उसमें एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि एक आदमी परसाई जी को अपने, मतलब वो लेखक को अपने घर ले जाता है और बाहर बैठा देता है, और उसकी पत्नी क्या कहते हैं अंदर रहती है, वो अंदर से चाय लेके आता है, मतलब परसाई जी से कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं बात। जी आपने बिल्कुल सही बोला कि वो बिल्कुल समाज की, आम आदमी की भाषा, और शायद यही कारण है कि प्रेमचंद जी ने भी बिल्कुल मजदूर लोगों का, चाहे वो अलगू चौधरी हो, चाहे बड़ी काकी हो, जो उन्होंने जो उनका जो लेखन था, चाहे कफन हो, गबन उपन्यास हो, अपन इनकी बात करें तो उन्होंने सर्वहारा की बात करी है। और हमारे परसाई जी के बारे में विदित है, जब तक कि वो एक्सीडेंट के पहले तक यहाँ वहां उनका एक चक्कर लगता था, यहाँ वहां जाते थे, चाहे पान का ठेला हो, रिक्शा वाला हो, जो आम वो जो देखा करते थे समाज में, जो विद्रूपताएं देखा करते थे, जो परेशानी देखा करते थे, उनके लेखन में स्पष्ट रूप से झलकती हैं, और यही प्रेमचंद जी में था। बिल्कुल आपने सही कहा सर। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जो परसाई जी की रचनाओं जो इस तरह से लिखी जा रही हैं, या तो कभी इतने साधारण होते हुए भी हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं रचनाएं, या हम उनको समझ नहीं पाते। तो क्या मैं इस विषय में आपसे पूछना चाहूंगा कि इन रचनाओं को समझने के लिए हमें किसी टूल्स की जरूरत है क्या? कोई ऐसा टूल्स हो जिससे हम उनकी रचनाओं की 100% उनके भावों को सही समझ पाए? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि एक रचना पढ़ने का, ज्ञान चतुर्वेदी ने आज से
लगभग 4-5 साल पहले एक व्याख्यान दिया था कि रचना व्यंग्य को समझने का सलीका होना चाहिए। ये चीज है, यहाँ पर यह बात आगे बढ़ती है जब हम परसाई जी की रचना पे जाते हैं और वो रचना हमको अपनी लगती है। हाँ, कि वो रचना में हमको लगता है कि मेरी बात कही जा रही है, मेरा महसूस किया जा रहा है, और जब वो महसूस करते हैं तो वो रचना आपको समझ में आ जाती है। ये चीज है। तो रचना में क्योंकि उनकी भाषा में आप जो चमत्कारिक सौंदर्य की अपेक्षा करते हैं, साहित्य की जो लोग अपेक्षा करते हैं, वो सौंदर्य नहीं है। परसाई जी का वो शिल्प भी नहीं है, किंतु इस सब के बावजूद उनमें जो चीज है, कथ्य है, जो विषय है, जो जनता की आवाज महसूस करते, जो तकलीफ महसूस करते, वो तकलीफ की चिंगारी उनकी रचनाओं में मिलती है। और वो चिंगारी जो है अगर आपको स्पार्क कर देती है, आप महसूस करते हो, तो आप उसको रचना बहुत अच्छी समझ में आती है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, एक जैसे अभी मैंने जरा वो वाइफ की बात की थी, वो बात बीच में छूट गई थी, तो उसमें भी ये बहुत छोटी बात थी कि वाइफ का पट तरीका, जब दूसरी बार आते हैं तो वाइफ चाय लेके आती है और दे जाती है और वो नमस्ते करके आगे बढ़ जाती है। तो वो पति कहता है कि अब स्कूल जाने लगी है, एक तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं चलता है। ये जो आर्थिक पक्ष है, इसी आर्थिक पक्ष के साथ परसाई जी की एक और रचना है जो एक दूसरा पक्षवादी पक्ष है, जो हमें इन रचनाओं को समझने में बड़ी सहायता करती है, कुछ दृष्टि विकसित करते हैं। कि एक रचना है उनकी कंदेरी श्रवण कुमार की। पिता के 2 बेटे हैं, दोनों बहुत समझदार हैं, दोनों पढ़ने वाले हैं। पिताजी की जो आदत है शाम को संध्या वंदन की है। एक छोटा लड़का पढ़ रहा, दूसरा लड़का बहुत वो भी पढ़ रहा है। बड़े लड़के से कहते हैं जा सोडा लेके आ जा, तो दौड़ के चला जाता, सोडा लेके चला जाता। और जब छोटे बेटे से कभी कहना पड़ता है कि सोडा लेके आ जाए, तो कहता नहीं, मैं पूरा पाठ पूरा करके जाऊंगा। तो हाँ, तो वो कहता है कि जब बेटे आजकल के ऐसे बेटे हो रहे हैं जो बाप का कहना नहीं मान रहे। छोटी सी बात है, मतलब सही क्या है यह पहचानना है। सही ये है कि बेटे को पढ़ने देना है, संध्या वंदन के लिए वो नहीं बुला रहे, मतलब प्राथमिकता बच्चे को बनाना है, अपनी आज्ञा पालन नहीं करवाना है कि मैं पिता हूँ और पिता की भी एक सत्ता होती है और उस सत्ता का मैं दुरुपयोग करूँ। इधर तेरे को लाना ही पड़ेगा, पढ़ाई हो चाहे ना हो। तो यह एक बात है, यह बात बहुत अच्छे से जब पाठक को समझ में आती है, शिक्षक के बाद समझ में आती है कि क्या बात कर रहे हैं, हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हमको भी तो जरूरत है ऐसा करने की नहीं चाहिए। वहां से वो जो समझ है, विकसित समझ है, जो हमें अपने अनुभवों से मिलती है, अपने लोगों से मिलती है, पढ़ने से मिलती है, हमारे जो वातावरण है उससे जो समझ मिलती है, वही रचना परसाई जी को समझ सकते हैं। अगर हम लोग जब परसाई जी की रचना को पढ़ के ये कह देते कि बहुत मजा आ गया, मजा वाली नहीं है। ये रचना मजा वाली नहीं है। आप उन रचनाओं से आपको सोचना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। वो रचना आपको मजा नहीं देगी, आप सोचने पे मजबूर करेंगे। जब वो रचना को आप समझ पाएंगे तो अलग बात होगी। बिल्कुल सही, मजा नहीं, उसको चिंतन की जरूरत है। और इस बीच में ये बता दूं दीदी कि हमारे इस मंच का ये जो प्रसारण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस से भी हमारे सच्चिदानंद जी सुन रहे हैं इसको।
और जी जी बिल्कुल, मैं कहने वाली थी कि मॉरिशस से भी लोग जुड़े हुए हैं इस पटल पे, और 17 लोग जुड़े थे, अभी भी 11-12 लोग जुड़े हैं। सच्चिदानंद जी मॉरिशस सुन रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है और पसंद कर रहे हैं लोग इस चर्चा को। जी जी दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या चाहेंगी? अभी आप कंटिन्यू करें, मैं बोलती पूछूंगी इसके बाद, अभी आप कंटिन्यू करें। जी जी जी, तो नहीं जी, मैं ये बताना चाहूंगा अग्रज जी कि जो अभी कुछ कुछ बातें चल रही थी, उसमें से एक बात तो ये है, दीदी कुछ पूछना चाह रही थी, मैं ही उसमें मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, मैं बात कर लेती हूँ। अभी बताया सैनी जी ने कि व्यंग को समझने का सलीका होता है, कोई टूल्स की जरूरत नहीं है, और अगर वो सलीका आ जाए और समझ में आने लगे तो व्यंग मजा नहीं, आनंद नहीं, बल्कि चिंतन और विचारणीय होता है। चिंतनशील व्यक्ति ही व्यंग को के मर्म को समझ सकता है, वो चिंतन करना चाहिए। मैं इस परिप्रेक्ष्य पूछना चाहूंगी कि परसाई जी ने समाज में व्याप्त विसंगतियों, पाखंड एवं क्षरित होते हुए नैतिक मूल्यों पर तीखे प्रहार किए हैं। उनके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक पक्षों में कौन सा पक्ष अधिक प्रभावित करता है? सैनी जी, आप मुझे इसका थोड़ा सा बताने का प्रयास करें कि कौन सा पक्ष अधिक हमें प्रभावित करता है, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक? जी परसाई जी जो है राजनीतिक व्यंग की वजह से अधिक जाने जाते हैं। उनके जो समकालीन थे, चाहे वो सर जोशी हों या रविनाथ त्यागी हों, उन्होंने अपनी मजबूरियों की वजह से, कुछ वजह से राजनीतिक व्यंग कम लिखे हैं, और जो लिखे भी हैं कहीं ना कहीं बच के लिखे हैं। परसाई जी ने बच कर लिखा नहीं है, बल्कि सामना करते हुए लिखा हुआ है। किंतु मेरा जैसा मानना है, राजनीतिक व्यंगों की बहुत चर्चा होती है। एक उनका अद्भुत व्यंग राजनीति का जॉर्ज का जेरूसलम, आप पढ़ेंगे मस्त हो जाएंगे उसमें की चीजें, लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो जॉर्ज का जेरूसलम में मुरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, और जनता पार्टी सरकार में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पर बातचीत हो रही थी, और उस प्रस्ताव में के पक्ष, मतलब सरकार के पक्ष में जॉर्ज फर्नांडीज ने 2 घंटे 10 मिनट तक लंबा वक्तव्य किया था, और उनके वक्तव्य से ऐसा लग रहा था कि सब लोग बदल गए, मतलब, और सरकार बच जाएगी। अद्भुत वक्तव्य दिया था। और उसके बाद जब सवेरे उठते हैं तो पता लगता है कि जॉर्ज फर्नांडीज ने जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और सरकार गिर जाती है। अब ये चरित्र, राजनीतिक चरित्र है, इसको हम लोग मतलब बहुत बारीकी से अंदर जाना पड़ेगा। क्या बात थी, क्या पीछे रात भर में क्या बदल गया कि जॉर्ज फर्नांडीज अपने को बचाने के लिए, बिल्कुल निश्चित है कहीं ना कहीं अपने बचाने के लिए उन्हें इस्तीफा दिया होगा। जिस ढंग से वो जूझ रहे थे संसद में, वो बिखर गया था पूरा। तो राजनीति की ऐसे अनेक राजनीति, किंतु मैं और आम पाठक राजनीति की अपेक्षा जो सामाजिक व्यंग है उसको ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी चर्चा भी ज्यादा होती है, चाहे इंस्पेक्टर मादादीन चांद पर, सुदामा की चावल, भोला राम का जीव, 2 लाख वाले, मनीषी जी, ऐसे तमाम बहुत से वो हैं, घायल बसंत, गेहूं का सुख, ये सामाजिक संदर्भ की रचनाएं, पवित्रता का दौरा। तो अभी जिसका जिक्र किया मैंने कंदे श्रवण कुमार के, इन रचनाओं से ज्यादा पसंद की जाती है कि राजनीति की रचनाएं पर चर्चा कम होती है। किंतु आज जब उन राजनीतिक रचनाओं को हम पढ़ें या सामाजिक रचनाओं को पढ़ें, तो बदलाव
वो हम देखते हैं समाज में कि बदलाव हुआ है, किंतु रचनाओं से हम ये मालूम होते हैं कि परसाई जी ने आज से 40 साल पहले जो आज घट रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, वो बदली नहीं है और ज्यादा बहसी हो गई है जी और जी ज्यादा लोग क्रूर हो गए हैं ये चीजें। जी जी मतलब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 67 के 68 की बात है, जब अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने पर दो रचनाएं बहुत सामने आई थी हमारे व्यंग में। एक परसाई जी की अकाल उत्सव और दूसरी रचना थी सर जोशी की जी पर सवार लिया। अकाल उत्सव में परसाई जी कहते हैं, मुझे सपने आते हैं, मैं रात को सो नहीं सकता, मुझे अनाथ के सपने आते हैं, मुझे मजदूर के सपने आते हैं, मुझे जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं उनके सपने आते हैं, मैं बेचैन हो जाता हूँ। वो बेचैन की रचना है और इसलिए वह रचना आज सब लोग जितने भी व्यंगकार हैं या व्यंग आलोचक हैं या व्यंग पर जो बातचीत करते हैं, एक रचना पर सबसे ज्यादा बातचीत हुई है तो मेरे ख्याल अकाल उत्सव पे। उसके पहले अगर हम किसी रचना में बातचीत करते रहे हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा अगर रचना में बातचीत हुई है तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जब भी हम किसी मित्र से बातचीत होती है, जब परसाई जी से के संबंध में बातचीत होती है तो अकाल उत्सव की चर्चा जरूर होती है, जरूर होते हैं। तो यही सामाजिक संदर्भ में हम लोग परसाई जी को याद करते हैं। वो सामाजिक, क्योंकि जो परिवर्तन की बात है, वो उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, सुधारना नहीं चाहते। परसाई जी ने कभी कहीं नहीं लिखा कि मैं सुधारने के लिए लिख रहा हूँ, मैं बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए लिख रहा हूँ ये चीज। तो यही बात है, उन्होंने जितना भी लिखा है लोगों को सचेत किया, सचेत करने के लिए प्रेरित किया है कि आप चाहे अपने चरित्र में हो, चाहे जीवन में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे नैतिक मूल्यों में हो, चाहे सरकार में हो, आपको बदलना चाहिए। जी 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 मैं ये बताना चाहूंगा कि युग पुरुष, साहित्यिक युग पुरुष हैं परसाई जी, और उनकी समग्रता को केवल एक एपिसोड में या एक बार में बड़ा मुश्किल लग रहा है। हमें खुद ही पता नहीं चला कि हम 1 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और हमारा एक कार्यक्रम कुल 1 घंटे का होता है, लेकिन कुछ बिंदु अभी भी बाकी हैं। हम लोग चाहते हैं कि 5-10 मिनट में, और ये हमारे अभी 9:05 हो चुका है, हम चाहते हैं कि 10-12 मिनट में हम अपनी बात को पूरा करें। सैनी जी भी बाद में उपसंहार दें, आदरणीय मंजुला जी आभार प्रदर्शित करें। मैं इस बीच में कुछ और ऐसे संक्षिप्त में इनको सबको मैं संकलित करके कुछ मैं और पूछना चाहता हूं कि जैसे परसाई जी को व्यंग्य का प्रोधा माना जाता है, क्या उनकी अपनी प्रतिबद्धता की वजह से है कि उन्हें प्रोधा मानने का, उनकी कोई प्रतिबद्धता के कारण हम उन्हें प्रोधा मानते हैं? और दूसरी एक और बात है, समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में भी हरिशंकर परसाई जी को याद करना जरूरी लगता है। आखिर क्यों? हम उनको इस बार आज की जो नई पीढ़ी अभी इंगित किया था आदरणीय सैनी जी ने कि हमारी मजबूरी है, और सबसे ज्यादा नवयुवक आज परसाई जी को पढ़ रहे हैं। इन दोनों बातों के बारे में संक्षिप्त में जानना चाहूंगा आदरणीय सैनी जी से कि उन्हें वो प्रोधा है तो क्या उनकी अपनी प्रतिबद्धता के कारण वो ऐसा साहित्य लिख पाए जो इतने बड़े साहित्यकार बन गए हैं, और आखिर ऐसी क्या बात है? बहुत तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम परसाई जी की जो हम रचनाओं, व्यंग्य के जो सरोकार की बात करते हैं, व्यंग्य की जरूरतों की बात करते हैं, पाखंड प्रपंच की बातचीत करते हैं, इन सब चीजों में अगर हम जो एक विचारधारा है, परसाई जी ने जो एक समाजवादी विचारधारा थी, पहले वो समाजवादी
जर्मन के समाजवादी थे, उस विचारधारा से प्रभावित थे और उनके जो मित्र थे वो मित्र थे। किंतु फिर बाद में वामपंथी विचारधारा के अध्ययन के बाद उन्हें बहुत अध्ययन किया और बहुत अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक मनुष्यता की बात होती है विचारधारा, और इसको समझना बहुत जरूरी है। और उसके बाद उस विचारधारा को से प्रभावित होकर उन्होंने इसको अपनाया और इसी से प्रभावित जहां भी कोई बात आएगी है कहीं ना कहीं वो विचारधारा उनके साथ आती है। किंतु एक सवाल यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है परसाई जी को लेकर कि परसाई जी बंदी नहीं है, कट्टर नहीं है वो विचारधारा के। जैसा कि आज हम देखते हैं, आज का जो परिदृश्य है जिसमें हम देख रहे हैं कि विचारधारा में कट्टरता आ गई है, उसमें सोच विचार नहीं आया है, हम गलत को गलत कहने में डर रहे हैं क्योंकि हम जो विचारधारा के पोषक हैं उसके वो हमारे आका कहीं बुरा ना मान जाए। किंतु परसाई जी ने इसकी चिंता नहीं की। और मैं एक बड़ा एक उदाहरण दे दूं, मैं बता दूं आपको, परसाई जी ने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता बहुत पढ़ने के बाद 2-3 साल उस पूरे साहित्य को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसकी सदस्यता ली। उस सदस्यता लेने के बाद लगभग 1 साल के बाद जब उनको पता चला कि इस विचारधारा के अग्र से जो महत्वपूर्ण जो विचारक थे, गोरकी कहानीकार, वह पार्टी का भी सदस्य, उसने भी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी, किंतु उस विचारधारा का अंतिम समय तक पोषक रहा है और अंतिम प्रभाव। तो परसाई जी ने जो हिम्मत, छोटा लेखक या विचारक काम नहीं कर सकता, उसने बोला कि जब गोरकी वो छोड़ सकता है सदस्यता तो मैं पार्टी की सदस्यता छोड़ती और मैं फॉर्म वापस कर दिया। किंतु हाँ, तो ये विचारधारा मनुष्यता को बेहतर बनाती है, मनुष्यता के पक्ष में काम करती है और सत्ता से टकराती है, सत्ता से टकराने की हिम्मत करती है। सत्ता सिर्फ राज की सत्ता नहीं है, राज की सत्ता नहीं है, सत्ता घर की भी सत्ता है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि पिता की भी सत्ता है, और हम ऑफिस से जब काम करते हैं तो हमारे बॉस की भी सत्ता होती है, वो भी कुछ हमसे गलत काम करवाना चाहता है और हम लोग तो जो सत्ता हर जगह, तो वो सत्ता से टकराने की हिम्मत रखते थे और उसी वजह से परसाई जी हमेशा मनुष्यता के पक्ष में दिखे हैं और बात काम की। अब रहा बात इसका, तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर था, उनकी विचारधारा स्पष्ट थी, हर चीज क्लियर थी, उसमें किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं था, किसी प्रकार का भ्रम नहीं था, किसी प्रकार की वो संकट। जब वो वामपंथी विचारधारा की बात करते हैं तो उनकी 2 रचनाएं हैं जो युवक क्रांतिकारी है, तो बहुत सही रचना, 2 का नाम लूंगा, एक क्रांतिकारी कथा और एक अति क्रांतिकारी। अति क्रांतिकारी वो लवादे में पेड़ कर काफी, और उसमें आधी सिगरेट को कप में पूछ के ताकत लगा के बुझाता है, ये दिखावा वाली क्रांतिकारी थी परसाई जी। और मतलब तो वो कहता है मैं दूसरी जाति में शादी करूंगा, वो दिखावा वाली, और वो करता भी है, मतलब पिता की बिना मर्जी से शादी करता है और वो पिता कहते हैं आ जाओ, वो कहते पिता नहीं बुलाएंगे, डांटेंगे, भगा देंगे, पत्नी वो कहते नहीं, और पिता बुला लेते हैं उसको, पर वो घबरा जाता है कि यार मेरी क्रांतिकारी तो खत्म हो गई, ये तो पहले से विकसित है, ये मनुष्यता की है कि भाई आप शादी की है, आप परिवार की बहू हो, आओ भाई थोड़ी बहुत संबंध, तो ऐसी कई चीजें तो परसाई जी ने इनके विरोध में भी लिखा है। किंतु आज का जो परिदृश्य है, आज जो हम देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि विरोध में लिखने की बात तो बहुत दूर की बात है, आदमी बातचीत में भी नहीं बोल पाते, आपस में भी नहीं बोल पाते। जी बिल्कुल सही बोला। एक और चीज पे बात करूं, मैं घड़ी रखी सामने, चिंता मत करना आप नहीं तो मैं घड़ी देख के बात कर रहा हूँ।
तो वो मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि वो कट्टरता से हमें मुक्ति पाना है। जो वैचारिक कट्टरता है, जो सत्य से दूर रहती है, वो परसाई जी ने किया है। वो परसाई जी ने अपने ही जिसके वो पोषक थे, जिनको वो मानते थे, उसके विरोध में लिखा हुआ है। चाहे वो क्रांतिकारी कथा हो या अति क्रांतिकारी कथा हो या बहुत सी चीजें धर्म के विरोध में उन्होंने बहुत रचना हुई थी। मतलब जो वैष्णव के फिसलन है वो तो पूरे धर्म और अर्थ के पक्ष में और धर्म के विरोध में रचना है कि वो आदमी कैसे परिवर्तन होता है, कैसे बदल जाता है और ईश्वर को एक किराए रख देता है, उसका पक्ष अर्थ के सामने आ जाता है और बदल जाता है। बिल्कुल अपने अपने इष्ट देव, बहुत सही है। तो प्रसाद जी ने हिम्मत की। अगर आज जो हम परिदृश्य में देख रहे हैं कि आज अगर लोगों को लगता है कि अगर वो आज लिखते तो शायद कुछ ज्यादा होता, किंतु नहीं। मेरे मानना ऐसा है कि हम कलम की बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं आपको बताऊं, हम लोग उस ताकत का उपयोग नहीं करते हैं। लिखा जो आज लिख गया वो तो अमिट हो गया जब तक रहेगा, किंतु जो अगर कोई उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा वो नष्ट हो जाता है। जो कट्टरतावाद बोले उसको कौन याद करेगा आज के। तो इसलिए प्रसाद जी इस ताकत को जानते थे, उपयोग कर। यही बात आज है। कई लोग बोलते हैं कि नौकरी है इसलिए मैं बच के लिखता हूँ, खतरा मोल नहीं ले सकता क्योंकि सरकार ऐसी है या लोग ऐसे हैं, किंतु अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ताकत से और बहुत बिंदास होकर लिखता है और नाम लेकर लिखता है। कोई कुछ नहीं हुआ उनका, वो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं और नहीं लिख पा रहा। तो ये जो खतरा है, खतरा बाहर के सत्ता से खतरा नहीं है, आपके अंदर से खतरा है जो आपको बाहर नहीं आने देता। आप बच के लिखना चाहते हैं कि कहीं ये ना हो जाए। आपका जो झुकाव है लिखने का वो लाभ और हानि देख कर होता है। आप नफा नुकसान देख के लिखते हैं कि मेरा कोई नुकसान नहीं हो जाए, मुझसे ये नाराज नहीं हो जाए। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो निश्चित ही कि वो व्यंग्य नहीं लिखेंगे। आपका कहीं ना कहीं आप उसके पक्ष में दिखेंगे जिसके विरोध में आप लिखना चाहते हैं। बिल्कुल 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 सर, मनमुजा पक्ष होगा और यही व्यंग्य का सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे से मैं व्यंग्यकार को या अन्य मित्रों को मैं चाहता हूँ कि इस खतरा तो मोल लेना पड़ेगा, बात तो करना पड़ेगी किसी भी ना कोई, तो शायद हम बेहतर समाज की, बेहतर मनुष्यता की, बेहतर शासन की और बेहतर साहित्य की संभावना कर सकते हैं। अन्यथा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर खतरा नहीं लेना है तो एक जगह कोई खतरा नहीं है, आप प्रेम गीत लिखो और प्रेम से। ये क्या बात है, बिल्कुल निश्चित आपने कहा। शायद नहीं निश्चित रूप से हमें खतरा मोल लेना होगा और जब तक खतरा मोल नहीं लेंगे हम एक निष्पक्ष और अपने जो अकाउंटेबिलिटी है, एक साहित्यकार का उत्तरदायित्व है, उसको निर्वहन करना नहीं माना जाएगा। लेकिन हमारे परसाई जी के बारे में हम ये जरूर कहना चाहेंगे, वो उनमें मानवीय संवेदना कूट कूट के भरी थी, उनमें स्पष्टवादिता थी। चाहे उनके मित्रों की बात हो, चाहे पत्रिकाओं के संपादक की बात हो, उन्होंने कभी, चाहे राजनेताओं की बात हो, उन्होंने अपने सिद्धांतों से निश्चित रूप से कभी समझौता नहीं किया। ये बात मानना पड़ेगी। और मैंने भी बहुत उनका साहित्य पढ़ा हुआ है और अग्रज रमेश सैनी जी जैसे, श्री राम ठाकुर दादा जैसे लोग हमारे जबलपुर के हैं, उनके सानिध्य में मैं रहा हूँ। मैंने भी व्यंग्य विधा को काफी नजदीक से जाना है, तो ये तो बात है। और मैं साथ में, अब समय बिल्कुल शेष नहीं है, बस अंतिम में मैं अपनी बात कह के दो शब्द हमारे अग्रज सैनी जी बोलेंगे, इसके बाद में आदरणीय मंजुला जी दीदी हमारी उसका उपसंहार करेंगे। बस दो प्रश्न, दो बातें रह गई थी जिसका बिल्कुल संक्षेप में उत्तर चाहूंगा। जैसे आज व्यंग्य में मानवीय सामाजिक सरोकारों से हटकर वैयक्तिक प्रवृत्तियां और प्रकृति पर अधिक ज्यादा लिखा जा रहा है, और इसी तरह परसाई जी के समय में भी बाजार था और आज भी बाजारवाद प्रभावशाली है।
निश्चित रूप से ऐसे में व्यंग प्रभावित हो रहा है। इन परिस्थितियों में व्यंग लेखन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि समाज के प्रति लेखिकी उत्तरदायित्व का निर्वहन ना करना कितना उचित है? ये सारी चीजें आज हम जी 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 मैं थोड़ा सा संक्षिप्त बात करूंगा। मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात करता हूँ। हमारे पास दो समय है जिसकी मैंने चर्चा की है। एक समय था जब 67 में अकाल पड़ा था, और अकाल में हमारे साहित्यकारों ने अनेक रचना आई थी। दो रचना का मैं उल्लेख कर चुका हूँ। सर जोशी की जीत पर सवारी लीला, अकाल उत्सव, अकालपति और अकाल उत्सव, और फिर उसी के संपर्क में और भी अंदर चले। आज जिस दौर से हम गुजर चुके हैं, लगभग 2 साल पहले जब कोरोना काल था, मतलब कभी इतिहास में ट्रेनें बंद नहीं हुई हैं, घर बंद नहीं हुए हैं। लोग उसके पहले प्लेग का सुनते थे, प्लेग को हमने देखा नहीं है। प्लेग को सुनते थे कि लोग गांव छोड़ के बाहर जाना पड़ा था, शहर छोड़ के, और लोग जंगल में या बाहर रहते थे। परसाई जी ने भी प्लेग के कारण अपने माता और पिता को खोया था, एक भी चीज। तो उस भोगे हुए को उन्होंने ही महसूस किया। प्लेग कोरोना में हमारे पास पूरे तकनीकी साधन थे, सब देख रहे थे हमारे पास। हम टीवी में, अखबारों में, सब और हाथ में मोबाइल है, सब कुछ एक जानकारी मिल रही थी। उसके बाद भी पूरे कोरोना काल में एक या दो रचना का मैं जानता हूँ जो कि मुझे याद है, अन्यथा पूरा कोरोना काल में लाखों लोग पूरे विश्व में मर गए, किंतु एक ऐसी रचना नहीं आई जिसको हम भविष्य में याद कर सकें। ये बड़ा दुर्भाग्य है व्यंग्य का। और व्यंग्य का सब एक जगदीश ज्वलन की इस आदमी मरा नहीं, समाधि में लेटे हुए बात करते हैं। तो वो अद्भुत रचना थी, वो कोरोना को लेकर थी कि मतलब वो रचना में ऐसा था कि बेटी की शादी करने के लिए पिता बीमार पड़ जाता, सब जेवर और ये सब खत्म कर देता और कहता हुए मुझे बेटी की चिंता है, मैं अभी मरा नहीं। मतलब एक अद्भुत रचना था। उसके बाद लोग, क्या बात है कि उनमें उतनी संवेदनशीलता नहीं आ पाई, उतना चिंतन नहीं आ पाया, इतना सोच नहीं आया, वरन हम लोग उस संवेदना को छोड़कर हमारे घर में आज पकोड़े बन रहे हैं तो कल जलेबी बन रही है, परसों हम रेसिपी के प्रयोग कर रहे हैं। मतलब वो दौर में एक बड़ा दुखद दौर था कि पूरा व्यंग्य और साहित्य समाज एक रचना नहीं दे पाए जिसको कि हम याद रख सकें। एक बात है, इसके पीछे हमारा जुड़ाव नहीं था, हमारी संवेदना नहीं जुड़ी थी, मनुष्यता नहीं थी। हम उस पर महसूस नहीं कर पाते थे कि आदमी अब हमने एक मैं मतलब हमारा सबने अपने अपने अजीज खोए हैं। हमने हमारा एक अजीज खोया है, NL पटेल क्या जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता था, हमारी गोष्ठियों अरेंज करता था, वो करता था। तो वो चीज है तो हमने देखी है, किंतु हम नहीं कर पाए बात। कहीं ना कहीं यह जो वातावरण है, जो मनुष्यता से दूर हटता जा रहा है, और शायद इसी वातावरण के पीछे जो मूल घटक है वो है बाजारवाद। उस बाजारवाद के चक्कर में हम प्रवृत्ति हमारी नफा और नुकसान की होने लगी है, हम लाभ देखकर बात करने लगे हैं, हम में गुणा भाग की प्रवृत्ति आ गई है। हमारी जो वृत्ति है उसमें भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हम इसमें क्या लाभ है। बाजारवाद ने साहित्य को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। मुझे एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं कि पहले अखबारों में, पत्रिका में, फुल पेज में बड़े व्यंग्य आते थे, छपते थे, 1000-1200 शब्द के व्यंग्य छपते थे।
फिर बाजार ने प्रभावित किया, उसको किसी ने 500 कर दिया, किसी ने 200 कर दिया, किसी ने 400 कर दिया, और उसको 400 से करते करते उसको 150-200 में लेके आ गए। अब जो आदमी 1000 शब्द का व्यंग भेज रहा है, उसको संपादक 1000 क्या कर रहा है, वो क्या काटा होगा, पूरा उसकी व्यंग की वो कर दिया, मूल खत्म होता है। हाँ। ऐसा ही हम बाजारवाद से और दूसरी चीजें से प्रभावित होते हैं। हम देखते हैं कि बाजार हमारी जो रचना है, रचना पर कहीं ना कहीं हम पीछे से दिमाग में हम सोच के नहीं लिख रहे हैं, किंतु बाजार काम करता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि ये रचना उस पर छपेगी या उस पर छपेगी, या उसमें पैसा जाएगा, या उसका मतलब बाजारवाद की जो शक्तियां कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं, और उस प्रभावित होने से हमारी संवेदना कमजोर हो रही है, हमारी मानवीयता कमजोर हो रही है, हमारी दृष्टि कमजोर हो रही है कि हम उसको उस ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या करने का साहस नहीं कर पाते हैं। सोचते जरूर कुछ लोग कर रहे हैं, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि कर नहीं पाते हैं, कर सकते हैं, किंतु करते नहीं है, कहीं ना कहीं अपने को बचाकर, अपने को छुपाकर और मिटाकर। किंतु व्यंग जो है छुपाकर नहीं लिखा जा सकता, बचाकर नहीं लिखा जा सकता, आपको दुलार के नहीं लिखा जा सकता, पुचकार के नहीं लिखा जाता, आपको स्टेज फॉरवर्ड सामने आना पड़ेगा, उसकी बातों को मतलब अपनी बात क्या को बात रखना है। पड़ेगा। जब भी आप व्यंग्यकार कहलाएंगे, तो आपका लेखन व्यंग्य कहलाएगा। अन्यथा वो आपका जो लेखन है वो व्यंग्य नहीं है, कुछ और हो सकता है। जी 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 जी, बिल्कुल सही। आज की इतनी जो परिचर्चा जो आयोजित हुई, इसमें कुछ जो निष्कर्ष निकले हुए हैं, जो प्रश्न उभर कर सामने आए हैं, हमें चिंतन मनन का जो अवसर मिला है, इसके पीछे मैं केवल एक ही बात कहूंगा, वो आदरणीय हमारे अग्रज रमेश सैनी जी जैसे साहित्यकार हैं, उनका जो सानिध्य रहा हुआ है परसाई जी से, वो उनकी परसाई जी की देश काल और माटी से भी वो भी जुड़े हुए हैं, यहाँ के परिवेश को भी देखा है। इन सारी चीजों के कारण ही इतनी गहन बातें हो सकी है। उन्होंने परसाई जी का जो वाङ्मय है, साहित्य वाङ्मय है, उसको बारीकी से पढ़ा है। मैं तो ये कहूंगा उन्होंने पढ़ा नहीं, उनके साहित्य को जिया हुआ है आदरणीय सैनी जी ने, जो आज इतनी व्यापक जो चर्चा हो सकी है। फिर भी हम इसको इति तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ विराम जरूर देना चाहेंगे, एक अर्धविराम है। कभी ऐसी स्थिति आती है हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। और आभार और बाकी बातों के लिए मैं अपनी दीदी मंजुला जी से निवेदन करता हूं कि वो आभार प्रदर्शित करें और इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। आदरणीय मंजुला दीदी। जी भैया, धन्यवाद। आज की चर्चा में सबसे बड़ी बात ये उभर कर आई है कि आज की जो रचना हो रही है वो सत्ता का डर नहीं, अपने अंदर का डर है। सबसे पहली बात अपने अंदर का डर है, और दूसरी चीज गुणा भाग जुड़ गया उसमें, संवेदना कम हो गई है। इसी कारण संवेदना कम होती जा रही है। गुणा भाग, हानि लाभ, यश अपयश सब सोच कर लिखा जा रहा है, बिना सोचे समझे नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये सारी समस्याएं और आज को लिखने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमें आना चाहिए, उभर कर लिखना चाहिए। जो भी व्यंग्यकार हमारे हैं जुड़े हुए काफी लोग, उनको आना चाहिए उभर कर और खुलकर। ठीक है, कड़वी बातें बहुत डायरेक्ट नहीं लिखी जा सकती, लेकिन लिखो, कहने का मतलब लिखना चाहिए, तभी समाज में परिवर्तन आ सकता है, सुधार आ सकता है। इसके पहले मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी जो लोग जुड़े हुए हैं काफी देर से। चेतना भाटी जी जुड़ी हुई हैं, आर्यन सिंह जी जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर राजेश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। काफी लोग जुड़े हुए हैं हमारे पटल से और सुन रहे हैं इस चर्चा को। इस चर्चा के सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और सुरेश तन्मय जी तो कह रहे हैं कि व्यंग्य विषयक महत्वपूर्ण परिचर्चा, यानी परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है ये, और ऐसी परिचर्चाएं होती रहनी चाहिए। और मॉरिशस से तो जुड़े हुए सुन रहे हैं। आज की चर्चा काफी लाभदायक रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लोग सुन रहे हैं, जैसे मुनिंद्र कुमार जी एक व्यंग्यकार हैं, अच्छी कहानियां लिखते हैं, व्यंग्य कहानियां लिखते हैं, पटल हमारे बोल चुके हैं।
पिछले 1 महीने से हम हर शुक्रवार को व्यंग्य कहानियां ही करवा रहे हैं, व्यंग्य विधा में निबंध पढ़वा रहे हैं, व्यंग्य कहानियां पढ़वा रहे हैं। तो मुनिंद्र कुमार जी आए थे, रवि जी आए थे। जो लोग कर रहे हैं काम, उन लोगों को खुले हाथ से बाहर आना चाहिए, उभर कर आना चाहिए और लिखना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगी कि आए और लिखें। और अभी मैं आदरणीय सैनी जी का तहे दिल से पथगामिनी परिवार की ओर से शत आभार प्रकट करती हूँ। और धन्यवाद के अलावा और कुछ धन्यवाद हालांकि बहुत छोटा शब्द है, लेकिन फिर भी इस परिचर्चा में इस चर्चा में आपका जो महत्वपूर्ण अनमोल शब्द रहे, जो इतनी अपने जिए हुए जीवन को आपने यहाँ पर जो बताया, सुनाया, हम सबको सुनना और समझना चाहिए। और मुझे खुशी है कि लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे समाज में भी लोग हैं सुनने और समझने वाले, चिंतनशील प्राणी हैं। ऐसा नहीं, अगर नहीं होते तो शायद ये जुड़े ना होते। जो लोग जुड़ रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आदरणीय किसले भैया जी का बहुत बहुत आभार। किस परिचर्चा का इन्होंने हमें सुझाव दिया और ये परिचर्चा सार्थक हुई। और पथगामिनी परिवार तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और समस्त श्रोतागण जो लोग जुड़े हुए हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं, लगभग 10 लोग जुड़े हुए हैं, 17-19 लोग जुड़े थे और काफी लोग जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत आभार। क्योंकि बिना हाँ जी सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर। मैं पथगामिनी परिवार का, भाई हमारे अनुज विजय तिवारी किसलर जी का, और जो लोग साथी जुड़े हैं, सुरेश तन्मय जी वो हमारे अजीज हैं, जयप्रकाश पांडे जी हमारे अजीज हैं, जिनको हम जानते हैं, चेतना भाटी जी वो हम परिचित है, हम लोग वो अजीज है। वो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनका नाम लिया, सभी अजीज हैं जो जिन्होंने अपना समय दिया, अपना वक्त दिया। मैं सबका, पटेल का और तिवारी जी का, मंजुला जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः सबका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, हालांकि परिचर्चा की तीसरी नहीं है, बहुत लंबी बातें इसमें बाकी हैं। आगे फिर कभी मौका मिला तो हम परिचर्चा को रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सबका धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि, प्रणाम, स्नेह वंदन। बहुत बहुत आदरणीय सैनी जी का और आयोजन करने वाली आदरणीय दीदी जी का बहुत बढ़िया कार्यक्रम। सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।